इज MRI बेटर देन CT स्कैन? MRI हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। आज CT हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है, बट MRI अवेलेबल नहीं है। समझो ब्रेन के किसी ब्लड वेसल में क्लॉट है, तो वो डिटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इज दैट राइट? इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डायग्नोसिस। देखना डिफ़िकल्ट होता है, समझना डिफ़िकल्ट होता है, बट एक ट्रेन आइज इसको समझ सकते हैं। डेफिनेटली ये एक रियलिटी है कि किसी न किसी को स्ट्रोक कभी ना कभी आने वाला है। आपके नहीं तो आपके नेबर में आएगा या किसी को आएगा। उस सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। Hi guys. So we have created a series of podcasts to raise awareness. Awareness about what? Awareness about brain stroke. And why? That's because globally, brain stroke is the commonest cause of morbidity, and especially so in Southeast Asian countries like India, where the stroke burden is the highest. And as a matter of fact, it is very concerning also because it is affecting youngsters. And as you guys know, youngsters are the backbone of this country. So we have invited various medical experts, neurologists, neurosurgeons, cardiologists, ophthalmologists, radiologists, to talk about brain stroke and give their vital piece of information, their perspective regarding the same. Now, this whole campaign is being created by a charitable organization called as Purva Medical Trust. And the name of this project is Project Brain Line. Now, the main aim of Project Brain Line is to create awareness about brain stroke and to create a network of primary stroke care centers throughout the country so that they can respond to stroke and they can treat stroke in the best possible way in the fastest time. And also, from this whole campaign, you will get the vital information necessary to prevent stroke in the first place. And that's why I hope you guys find these series of podcasts valuable, practical, and useful in your daily life. And I hope you guys give us your valuable support. Thank you. So guys, हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं स्ट्रोक से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए। उसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बात कर रहे हैं एंड समझ रहे हैं कि इस स्ट्रोक को अर्ली कैसे डिटेक्ट करें या डिटेक्ट करने के बाद इसको कैसे डील करें इसके साथ। सो फॉर दैट इन दिस एपिसोड वी हैव डॉक्टर चेतन खड़के विद अस। नाउ ही इज़ वन ऑफ द टॉप रेडियोलॉजिस्ट इन दिस सिटी इन वाशी एंड ही इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी। सो उनसे हमको ये समझना है कि हाउ मेजर रोल डज एन इन्वेस्टिगेशन प्ले इन द डिटेक्शन ऑफ स्ट्रोक, इन प्रॉब्ली ट्रीटिंग स्ट्रोक, और इन जनरल कैसे आपका रेडियोलॉजिस्ट आपको स्ट्रोक से बचा सकता है एंड स्ट्रोक के बारे में आपको अवेयर कर सकता है, आपको वार्न कर सकता है। सो with this introduction we will start, and the first thing I want to ask is कि सर CT स्कैन, और हमने तो कॉमनली सुना है कि इन्वेस्टिगेशंस कौन से होते हैं। CT स्कैन होता है, एक MRI होता है। तो अभी फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा लग रहा है कि स्ट्रोक के सिम्टम्स है, तो ऑफ कोर्स द बेस्ट केस इज़ कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जिसमें फिजिशियन भी हो और CT स्कैन की फैसिलिटी भी हो या कोई स्कैन की फैसिलिटी भी हो। दैट इज़ द बेस्ट केस। बट द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हियर इज़, अगर वैसा नहीं है तो क्या पेशेंट को पहले डायग्नोस्टिक सेंटर जाना चाहिए या पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए? सो इस सिचुएशन में आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो पहले चीज़ पेशेंट को करनी चाहिए इज़ न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। Okay. उनको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो किसी इमरजेंसी यूनिट में उनको जाना चाहिए जहाँ पे 24/7 सर्विस अवेलेबल हो। अगर दिन में होता है तो न्यूरोलॉजिस्ट डेफिनेटली अवेलेबल हो सकता है कहीं ना कहीं, बट अगर ये रात में हो, जो कि बहुत कॉमनली होता है,
उस केस में उनको एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट को विजिट करना चाहिए जहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स है जो इस चीज़ को समझ सकेंगे और फिर इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन करना है वो आगे बता सके। राइट। सो इसमें अभी जैसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं स्ट्रोक को डिटेक्ट करने के, तो सर इसमें तो बहुत टाइप के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एंड व्हाट आई वांट टू नो या व्हाट ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो इज कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए? जब आपके स्ट्रोक के सिम्टम्स है या आपको लग रहा है कि स्ट्रोक के सिम्टम्स है और आप एक न्यूरोलॉजिस्ट या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विजिट करेंगे, तब वहाँ पे आपका पूरा इवैल्यूएशन होगा। जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं वो आपको देखेंगे और उसके बाद जनरली सीटी स्कैन या एमआरआई, इसमें से एक इन्वेस्टिगेशन जो वहाँ पे अवेलेबल है और जो आपकी कंडीशन है, पेशेंट की कंडीशन है, उस हिसाब से वो डिसाइड किया जाएगा कि इस पेशेंट के लिए ये बेटर है। और जनरली अगर सीटी स्कैन अवेलेबल है तो हम सीटी स्कैन कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रोक में भी टाइप्स होते हैं। ओके। अगर स्ट्रोक में एक इस्केमिक स्ट्रोक जो कि 80% टाइम्स इस्केमिक होता है, Right. 10% टाइम्स हिमोरेजिक हो सकता है, और एक 6% टाइम जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ हिमोरेजिक हो सकता है, सब अरेक्नोइड हिमोरेज जिसे बोलते हैं। तो ये डिटेक्ट करने के लिए हम पहले सीटी स्कैन अवेलेबल है और एमआरआई अवेलेबल नहीं है तो हम सीटी स्कैन बताएंगे। अगर एमआरआई अवेलेबल है और पेशेंट को हम एमआरआई में डाल सकते हैं, इन दैट केस हम एमआरआई करेंगे, नहीं तो हम सीटी स्कैन करेंगे, क्योंकि सीटी स्कैन बहुत फास्ट होता है, इमीडिएटली हमें आंसर देगा कि इसमें हिमोरेज है कि नहीं है। ऐसे हो सकता है कि सीटी स्कैन में नॉर्मल सीटी स्कैन आए जबकि पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम्स है। इन दैट केस ऑल्सो ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी डायग्नोसिस, कि अगर पेशेंट को क्लासिक सिम्टम्स है स्ट्रोक के बट सीटी स्कैन नॉर्मल है, जो कि हो सकता है, और उसमें हमें डिटेक्ट हो गया कि हिमोरेज नहीं है, in that case also we can go ahead with the treatment and we can actually make a lot of difference, जिससे बहुत पेशेंट को फ़ायदा होगा अगर ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होती है तो, क्योंकि पेशेंट का जो ब्रेन डैमेज है वो हम बचा सकते हैं। राइट। ओके, सो बाय दैट व्हाट आई गेट इज कि सीटी स्कैन में समहाउ अगर कुछ हीमोरेज हो रहा है, अगर ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन में कहीं, तो वो सबसे पहले डिटेक्ट होगा। एंड अगर समझो ब्रेन के किसी ब्लड वेसल में क्लॉट है तो वो डिटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इज दैट राइट? यस, कभी कभी हमें कुछ साइंस रहते हैं सीटी स्कैन में, जैसे हाइपरडेंस वेसल साइन, जिसमें समझो एक पर्टिकुलर आर्टरी में थ्रोम्बस हो गया है, तो वो हम कभी कभी देख सकते हैं। हर केस में नहीं देख सकते बट कभी कभी देख सकते हैं, तो वो हमारा डायग्नोसिस बन जाएगा अगर सिम्टम्स है पेशेंट को। कभी कभी बहुत छोटे छोटे साइंस होते हैं, जैसे लॉस ऑफ इंसुलर रिबन साइन, ये थोड़ा टेक्निकल है बट ये एक ट्रेंड रेडियोलॉजिस्ट डिटेक्ट कर पाएगा, जो कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डायग्नोसिस। देखना डिफ़िकल्ट होता है, समझना डिफ़िकल्ट होता है, बट एक ट्रेन आइज इसको समझ सकते हैं और वो इन्फॉर्म करेंगे आपके न्यूरोलॉजिस्ट को या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। राइट। सो डेफिनेटली एज यू सेड कि थ्रोम्बस है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं बट हर केस में नहीं कर सकते। राइट, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में हंडे सर के साथ डिस्कस किया था कि देयर इज़ अ गोल्डन आवर, अ टाइम विंडो इन विच अगर पेशेंट पहुँचे तो लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 to 4 hours में अगर पेशेंट पहुँच जाए, तो अगर हीमोरेज हो यानी अगर कुछ ब्लड वेसल अंदर फट गया है और ब्लड बाहर आ रहा है तो वो तो क्लियरली दिख जाएगा। बट थ्रोम्बस शायद ना दिखे, शायद दिखे, तो इस केस में हमको वेट नहीं करना चाहिए। राइट? तो पेशेंट को ये समझना चाहिए कि सीटी स्कैन में भले आपका एक्चुअल अगर नॉर्मल भी शायद दिख सकता है एंड शायद थ्रोम्बस नहीं भी दिखे, शायद रिपोर्ट में लिख के आए कि अरे ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये देख के पेशेंट ने ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन जो किया हुआ है वो करने का ज़रूरत नहीं था। दैट इज़ नॉट राइट। नॉर्मल है, इससे हम लोग ये तो डेफिनेटली पता कर सकते हैं कि हीमोरेज नहीं है, ब्लड वेसल रप्चर नहीं हुआ है, विच गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट अहेड। वेरी वेरी बिग डिफरेंस इट विल मेक। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होगा अगर हिमोरेज नहीं है और सिम्टम्स है स्ट्रोक के और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। बट पेशेंट अगर वहाँ पे हेजिटेंसी दिखाएगा, वो अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं दिखाएगा, तो ये पेशेंट के लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है।
इसका बहुत बड़ा लॉस पेशेंट को हो सकता है, क्योंकि उनका एक साइड का फंक्शन भी जा सकता है इसकी वजह से। इसलिए गोल्डन आवर्स हम ऐसे भी 3-4 आवर्स बोलते हैं। अगर किसी को घर पे पेशेंट को सिम्टम्स आए तो हमें डेफिनेटली 3-4 आवर्स वेट नहीं करना है घर पे। अगर हम 15 मिनट में पहुंच सकते हैं तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, पेशेंट को और ज़्यादा फ़ायदा होगा उस केस में। तो डेफिनेटली जितना जल्दी जा सके, गोल्डन आवर में जितनी जल्दी पहुंच सके पहुंचना है और अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है। जबकि स्कैन नॉर्मल दिख रहा है तब भी आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है। अगर वो ट्रीटमेंट आपका जल्दी शुरू करेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि होता क्या है कि सो व्हाट आई वांट टू नो इज, मुझे मतलब स्कैन हो जाता है एंड रिपोर्ट नॉर्मल आता है एंड देन पेशेंट पूछना शुरू कर देता है, अरे भाई रिपोर्ट नॉर्मल है तो ट्रीटमेंट क्यों शुरू हो रहा है मेरा। तो उसके लिए शायद वापस एक बार दोबारा स्कैन कुछ टाइम के बाद करना पड़ेगा फॉर द सीटी स्कैन टू शो थ्रोम्बस, यानी ब्लॉकेज अगर दिखाना है सीटी स्कैन में तो कुछ ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके बाद करेंगे तो दिखेगा। हाँ, तो अगर पेशेंट हाइपर एक्यूट स्टेज में बहुत जल्दी आया है तो सीटी स्कैन बहुत हद तक नॉर्मल आ सकता है। इट इज़ अ नोन फैक्ट। अगर उस टाइम ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, पेशेंट शुड बेनिफिट, बट फॉर सम रीज़न पेशेंट डिडंट कम इन दैट, कि पेशेंट जल्दी नहीं पहुंच सका। अगर पेशेंट को 3-4 घंटे हो गए तो उस केस में हमें कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ब्रेन में डैमेज होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। अब इसमें कुछ पार्ट रिवर्सिबल हो सकता है, कुछ पार्ट रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। उसको टेक्निकल टर्म्स है अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। तो अगर वो उस टाइम पे पहुंच रहे हैं तो जितना टाइम जा रहा है उतना डेफिनेटली डैमेज हो रहा है, उसमें से कुछ रिकवर हो सकता है। तो अगर हम लेट करते हैं स्कैन तो हमें अच्छे से दिखेगा, बट ये पेशेंट के लिए बेनिफिशियल चीज़ नहीं है उतनी जितना वो जल्दी आ सकते हैं तो आके होगा। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, जैसे कि सीटी एंजियोग्राफी हम कर सकते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली ब्लड वेसल देख सकते हैं। अगर कोई बड़ा ब्लॉक है ब्लड वेसल में तो हमें दिख जाएगा उसमें कि यहाँ पे ब्लॉक है। फिर वो डिपेंड्स कि वो हर टाइम हम नहीं करते सीटी एंजियोग्राफी। करनी चाहिए बहुत सारे केसेस में, बट उसमें कुछ कुछ रोड ब्लॉक्स होते हैं, जैसे क्रिएटिनिन रिपोर्ट होना, किडनी प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए। Absolutely. तो किडनी फंक्शन अगर अच्छा है तो हम क्रिएटिनिन देते हैं, हम दे सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन में, बट उतना अंडरस्टैंडिंग फिर पेशेंट को भी रखना पड़ेगा। पेशेंट को फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा कि अब ब्रेन के रिलेटेड कुछ है। अगर किडनी को थोड़ा बहुत डैमेज होता है जिसका रीनल इम्पेयरमेंट है तो दैट शुड बी एक्सेप्टेबल एंड इट कैन बी टेकन केयर ऑफ लेटर, जो कि हाइड्रेशन वगैरह हम देके कर सकते हैं फॉर मोस्ट पेशेंट्स जो एकदम ही रीनल फेल्यूर में है। उनके लिए फिर हमें डिफरेंट अरेंजमेंट करना पड़ सकता है, डायलिसिस भी लग सकता है। बट ये पेशेंट को अंडरस्टैंडिंग या भरोसा रखना पड़ेगा डॉक्टर पे कि जो वो कर रहे हैं वो उनके लिए सही कर रहे हैं। इसके अलावा भी एमआरआई हम अगर अवेलेबल है तो एमआरआई भी कर सकते हैं। एमआरआई पे जल्दी दिखेगा कुछ सीक्वेंसेस में। तो हाँ, पूरा एमआरआई स्कैन अगर करने जाएंगे तो हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स भी लग सकते हैं। बट इस केस में जब हम एमआरआई करते हैं तो हम एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस लेते हैं, छोटे छोटे सीक्वेंसेस लेते हैं, जो कि एक 10-15 मिनट में भी ख़त्म हो सकते हैं। उसमें भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट एमआरआई की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, एमआरआई हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। आज सीटी हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है, बट एमआरआई अवेलेबल नहीं है। तो वो एक लिमिटेशन है, चैलेंज है एमआरआई का एमआरआई के साथ। और एमआरआई में जब पेशेंट जाता है तो क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हो सकता है, या कभी कभी इम्प्लांट्स होते हैं, पेसमेकर्स होते हैं जो कि इनकम्पैटिबल, एमआरआई के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं। तो उस केस में तो हम एमआरआई कर ही नहीं सकते। सीटी इज़ द ओनली वे इन दैट केस। राइट, दैट इज़ व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क यू कि यूजुअली जो दो सबसे वेल नोन जो इन्वेस्टिगेशंस है वो सीटी स्कैन और एमआरआई। तो लोगों को दोनों के बारे में अभी मतलब थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ गया है। तो सीटी स्कैन तो चलो ठीक है, इज़ द गो टू इन्वेस्टिगेशन कि सीटी स्कैन करो, बट इज़ एमआरआई बेटर देन सीटी स्कैन? ये इट डिपेंड ऑन द केस टू केस बेसिस। जैसे मैंने बोला कि अगर पेसमेकर है जो कि इनकम्पैटिबल है, ऐसे कोई और क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो वो तो अंदर जाएगा ही नहीं एमआरआई में। तो वो भले ही एमआरआई उस केस में अच्छा हो बट हम कर नहीं सकेंगे, तो सीटी इज़ द चॉइस। ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फास्ट रिपोर्ट चाहिए। राइट, तो उस केस में भी एमआरआई यूज़ नहीं कर सकते। उस केस में भी सीटी विल बी स्लाइटली फास्टर।
तो हमें डिसीजन मेकिंग में अगर कुछ चीज़ें क्लियर है और सिर्फ हमें ये देखना है कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व है या क्या है, या सिटी एंजियोग्राफी हम फास्ट कर सकते हैं, तो वी विल गो हेड विथ सिटी। कुछ सिचुएशन में सिटी बेटर है, कुछ सिचुएशंस में एमआरआई बेटर है। वो केस टू केस बेसिस और अवेलेबिलिटी, पेशेंट कंडीशन, बाकी अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड रहेगा। तो हम एक चॉइस नहीं बोल सकते, बट इन मोस्ट केसेस जो कि टर्शियरी सेंटर्स है, जो कि आपके बड़े सिटीज़ में अवेलेबल होंगे, हम प्रेफरेबली करेंगे एमआरआई, बट नॉट इन एवरी केस। सिटी हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। Okay. And sir, one more, I had a curiosity कि अभी सपोज जैसे हम लोग रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ब्लड वर्क हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, किडनी फंक्शन हो गया, is there any use of doing a CT scan as a regular investigation just to see कि कुछ प्रॉब्लम है, या और अगर CT scan may or may not be useful, तो कोई और ऐसा रेडियोलॉजिकली रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है क्या जो हम लोग लाइक वंस इन अ ईयर कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ पहले ही पता चल जाए, सो दैट वी कैन अवॉइड डैमेज? राइट। सो जनरली हम सिटी रिकमेंड नहीं करते हैं ऐसे Okay. केस में। अगर किसी को सिम्टम्स नहीं है, जस्ट हेल्थ चेक के लिए करना है, तो सिटी स्कैन में रेडिएशन इन्वॉल्व होता है, तो वी डोंट वांट पीपल टू गेट एक्सपोज टू रेडिएशन अननेसेसरीली। Right. जब ज़रूरी है, डेफिनेटली इट शुड बी डन, नो डाउट अबाउट इट। बट हाँ, ऐसे एक इन्वेस्टिगेशन है जो हमें हेल्प कर सकता है, जो कि कैरोटिड डॉपलर इन्वेस्टिगेशन है। तो कैरोटिड डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन होता है। आज सिटी अवेलेबल है बहुत जगह, तो अल्ट्रासाउंड का पेनिट्रेशन तो गांव तक है। फिर भी बहुत स्कोप है आगे जाने के लिए, बट बहुत हद तक अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है। और अल्ट्रासाउंड में डॉपलर अगर हम करते हैं कैरोटिड डॉपलर का, तो हमें एक बेसिक आइडिया आ सकता है कि जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरीज है, उसमें कोई अथेरोस्क्लेरोसिस का बर्डन है क्या, कैल्सिफिक चेंजेस हैं क्या, उसमें ब्लड फ्लो कैसा है जो कि डायरेक्ट ब्रेन को आगे जा रहा है, तो वो हमें समझ सकता है। और जहाँ पे कैरोटिड, एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है और वो बाइफरकेट होती है, इंटरनल कैरोटिड जो मेन सप्लाई होता है ब्रेन के लिए, दोनों साइड से जाता है, राइट लेफ्ट से, उसका जो बाइफरकेशन होता है, वो पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है देखना। वहाँ पे क्योंकि हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं, प्रेशर चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे एक कॉमनली हमें दिखता है कि चेंजेस है। अगर वहाँ पे चेंजेस है तो वो हमें इंडिकेट कर सकता है कि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। राइट। तो मतलब वो जगह, वो एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहाँ पे वो दो आर्टरीज डिवाइड होते हैं, जहाँ पे चेंजेस होने के चांसेस मैक्सिमम है एंड अर्लीस्ट है। तो सर इसका मतलब ये है क्या कि कैरोटिड डॉपलर, से फॉर एग्जांपल कैरोटिड डॉपलर करेंगे, तो व्हाट आई वांटेड टू नो इज यहाँ पे जो नेक वाले आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, उनमें चेंजेस पहले दिखते हैं या ब्रेन में चेंजेस पहले आते हैं? सो ऐसे को नहीं बोल सकते कि इसमें पहले आएगा या उसमें, साइमल्टेनियसली हमें बहुत बार दिखता है, क्योंकि जो चेंज एक जगह पे हो रहा है पॉसिबली वो दूसरी जगह भी जनरली होता है। सिर्फ हमें ऐसे हम नहीं कह सकते कि कैरोटिड आर्टरी डॉपलर ही करना चाहिए। अगर किसी को पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज है, जो कि हम पैर में डॉपलर करते हैं, कभी कभी हाथ में करते हैं, अगर वहाँ पे अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस है, तो वो भी हमें इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि हार्ट में कॉमनली होता ही है। वी आर ऑल अवेयर कि हार्ट अटैक में भी जो आर्टरीज ब्लॉक होती है, वैसे ही आर्टरीज ब्रेन में भी है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट कैरोटिड क्योंकि पास में है ब्रेन के, और वो डायरेक्ट हमें ब्लड सप्लाई जहाँ से नेक से हमारी ब्रेन की तरफ जा रहा है, अगर वहाँ पे कोई चेंज है तो वो ज़्यादा कोरिलेट करेगा। बट बाकी आर्टरीज भी हमें इंडिकेशन दे सकती हैं। हम बहुत बार पेशेंट को ये बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको अगर ब्रेन रिलेटेड कोई सिम्टम्स है तो आप डेफिनेटली एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, या फिर इसके रिलेटेड एक हेल्थ चेक करवा लीजिए। तो उस केस में हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्ट्रोक को। इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग द स्ट्रोक। राइट, एग्जैक्टली, बिकॉज लाइक अभी आजकल के जो पेशेंट्स है जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो ये तो रिस्क फैक्टर्स हो गए कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको तो स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसे केस में बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन तो कर लेंगे, लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, या कॉमन प्रैक्टिस में ऐसा है नहीं कि कैरोटिड डॉपलर कर लेंगे, चलो एनुअल कैरोटिड डॉपलर।
तो डू यू थिंक दैट समथिंग लाइक दिस विल हेल्प, लाइक अगर पेशेंट को कोई डिजीज़ है, ऑलरेडी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो क्या उसने साल में एक बार या 2 साल में एक बार कैरोटिड डॉपलर करना चाहिए? यस, आई वुड से यस, क्योंकि जो आपने सुना होगा डायबिटीज़ पेशेंट्स में या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में या जिनको दोनों हैं, उनको बहुत जल्दी स्ट्रोक के सिम्टम्स आ सकते हैं, जो हार्ट अटैक भी हो सकता है और स्ट्रोक भी आ सकता है। ये हमने हर एक ने हम में से अपनी फैमिली में किसी को न किसी को देखा होगा यंग एज में जिसको स्ट्रोक आया, उसको डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था या फिर स्मोकिंग करता था। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर किसी को ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली आपने करना चाहिए। आपकी फैमिली में किसी को पहले ऐसे हुआ है तो आपको डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मेरी फैमिली में ऐसे हुआ है तो आई डेफिनेटली स्प्रेड दैट अवेयरनेस कि आपको ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कैरोटिड डॉपलर एक रिलेटिवली नया कंसेप्ट है, बट ये हमें लोगों को बताना चाहिए कि यस, ये आपकी आउटकम में चेंज कर सकता है। स्ट्रोक आने से पहले की लाइफ और स्ट्रोक आने के बाद में की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। उसमें आप साल में जो आप हेल्थ चेकअप कर रहे हैं उसमें एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन ऐड कर लेंगे 15-20 मिनट का, तो आपका कुछ नहीं जाएगा। बट अगर आपको स्ट्रोक आ गया तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं जो आप इस इन्वेस्टिगेशन से कुछ हद तक डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली। एंड लाइक से फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक कैरोटिड डॉपलर, अभी CT स्कैन और MRI, आई एम नॉट श्योर उसका कॉस्ट क्या है, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम्स कॉस्ट इज अ फैक्टर। सो आई एम गेसिंग अगेन कि कैरोटिड डॉपलर एज कम्पेयर टू ऑल दोज अदर हैवी इन्वेस्टिगेशंस थोड़ा प्राइस वाइज भी थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली होगा, इज़ व्हाट आई एम गेसिंग। एंड द अदर थिंग इज़ ये सारे जो CT स्कैन है, MRI, सो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस ऐसे हैं कि इसमें बड़े बड़े मशीन्स इन्वॉल्व हैं एंड एवरीथिंग, रेडिएशन को एक्सपोजर है। बट कैरोटिड डॉपलर में तो आई थिंक वैसा भी नहीं है। एंड सो कैरोटिड डॉपलर कैन बी सेफली डन at regular intervals, such a simple test which can save your life. and life भी अगर चलो एक्चुअली स्ट्रोक में प्रॉब्लम ये होता है कि लाइफ भी बच गई तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सो बैड कि बच के भी फायदा नहीं है, कभी कभी ऐसे भी लगता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट गो फॉर समथिंग लाइक कैरोटिड डॉपलर। एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक? So it can take 15-20 minutes. 15-20 minutes. So 15-20 minutes if you give for this amazing test, carotid Doppler, it can save a hell lot of problems for you. सो एक मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। कैरोटिड डॉपलर रिप्लेसमेंट नहीं है CT और MRI के लिए, ये एक जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, राइट? सो ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकता है अगर कोई रिस्क फैक्टर है किसी को ज़्यादा, या किसी को नैरोइंग हो गया है वेसल में, जो कि बाइफर्केशन के जहाँ पे डिवाइड होती है आर्टरी वहाँ पे कॉमनली दिख सकता है। अदरवाइज भी आर्टरी में चेंजेस हो सकते हैं जो कि हमें अंदर का स्ट्रक्चर जो हम नहीं देख पा रहे उसके बारे में आइडिया दे सकता है। बट डेफिनेटली अगर कैरोटिड आर्टरी में चेंजेस है तो हम इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं आगे, और उसमें फिर CT स्कैन एंड MRI का डेफिनेट रोल रहेगा। तो इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट, इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट विच विल हेल्प अस, जो हमें हेल्प करेगा आगे के प्रॉब्लम्स समझने में पहले। सो या इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस टेस्ट, इट इज़ जस्ट अ एडेड स्क्रीनिंग टेस्ट विच इज़ डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव, रेडियली अवेलेबल, बहुत जगह अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड का एक इसका एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि ये ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है। एक अच्छा एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट जो ये टेस्ट अच्छे से कर सकता है, और एक नए न्यू कमर जो ये सीख रहा है, उनमें डिफरेंस रहेगा रिपोर्टिंग में। बट नेवरदलेस जो इट इज नॉट वेरी, तो हाँ इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत मेजर डिफरेंस आ सकता है। जहाँ पे ब्लॉक है वो तो दिख जाएगा, और आपके स्ट्रोक को हम प्रिवेंट करने के लिए एक नहीं तो दो नहीं तो एक स्टेप तो ले सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड फॉर आवर व्यूअर्स, जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, स्क्रीनिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो हम सबसे पहले कर सकते हैं, और सबसे पहले करने के बाद जिसमें डेफिनेटली हमको अगर कुछ मिला तो चांसेस हाई रहते हैं कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एज इन कुछ फाइंडिंग मिली, ब्लड वेसल में कुछ चेंजेस मिले, तो फिर हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि ओके ठीक है, ये पर्सन का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है स्ट्रोक का। सो
इस पर्पस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट यूज होता है, क्योंकि लाइक सर सेड, हर कोई रेगुलर एज अ रूटीन चेकअप, कोई सीटी स्कैन करने में कोई मतलब नहीं है या एमआरआई करने में मतलब नहीं है, बट स्क्रीनिंग टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। एम आई राइट? यस यस। और जब हम हेल्थ चेकअप करते हैं तो पेशेंट ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड रूम में आता है एब्डोमेन पेल्विस का अल्ट्रासाउंड करने के लिए। इट इज़ अ वाइडली परफॉर्म स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस है। सेम बेड पे हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं, तो पेशेंट को आने जाने का भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी आने जाने में ज़्यादा। तो इन द सेम सिटिंग इट कैन बी डन। तो वो भी एक एडवांटेज है कि ऑलरेडी पेशेंट तो आ ही रहा है, ये एक एडेड टेस्ट है जो आपका कभी कभी तो अगर नॉर्मल है तो 10 मिनट में भी हो जाएगा, कभी कभी 15 मिनट और 20 मिनट भी लग सकते हैं। एग्जैक्टली। सो यूजुअली भी हम अगर पेट में दुख रहा है तो एब्डोमेन का यूएसजी करते हैं, इससे सोनोग्राफी करते ही है। तो उसी के साथ इफ़ वी आर एबल टू कम्युनिकेट टू द डॉक्टर कि हमें ये रिस्क फैक्टर्स है, अगर कोई डिजीज़ है तो, या अदरवाइज भी इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट, तो आप वो करा सकते हैं। सो जस्ट नोइंग, आपके पास वो अवेयरनेस, वो इन्फॉर्मेशन हो कि आप वो करा सकते हैं, देन दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, राइट? राइट। So sir, can you share with us one interesting case जिसमें perhaps किसी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की वजह से आगे जाके एक बड़ा इवेंट प्रिवेंट हुआ है? सो एंड व्हाट इज द टेक होम मैसेज फॉर पीपल फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन? राइट, सो आई विल शेयर 2 केसेस। एक जो हम डॉपलर के बारे में बात कर रहे हैं, एक पेशेंट हमारे पास थोड़ा सा गिडीनेस वगैरह था इसलिए आए थे। तो उस केस में न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको जस्ट सजेस्ट किया था कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए, कि जनरली तो कुछ शायद नहीं होगा, उनके सिम्टम्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे, बट क्योंकि वो इतना हॉस्पिटल में चल के आए थे तो उन्होंने एक स्क्रीनिंग कर लीजिए इसलिए हमारे पास भेजा था। तो हमने जब स्कैन किया तो उनकी एक साइड में तो आर्टरी वाज रिलेटिवली बेटर, थोड़े एथेरोस्क्लेरोटिक एज रिलेटेड चेंजेस थे, बट दूसरी साइड पे ऑलमोस्ट 90 to 95% नैरोइंग था, विच इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर। और फिर बाद में जाके उनका जो रिलेवेंट इंटरवेंशन करना था वो हुआ, एंड वी कुड प्रिवेंट द स्ट्रोक। एंड डेफिनेटली द पेशेंट केम बैक एंड टोल्ड अस दैट बिकॉज ऑफ योर स्क्रीनिंग and the neurologist referral we could save prevent that thing। जब तक ये स्ट्रोक नहीं होता है तब तक इज ऑल फाइन, बट अगर ये स्ट्रोक हो जाता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट रहेगा लाइफ में। एग्जैक्टली। ये एक केस है जो हमने प्रिवेंट किया था। दूसरी एक केस है जिसमें एक पेशेंट आए थे जिनको स्ट्रोक के सारे सिम्टम्स थे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने न्यूरोलॉजिस्ट से उनको कनेक्ट करवाया। वो पास में ही रहते थे हॉस्पिटल के, तो ही कुड कम बिटवीन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में ऑफ द स्टार्टिंग सिम्टम्स ही केम टू द हॉस्पिटल। ही वॉज अ एल्डरली जेंटलमैन जो हॉस्पिटल में आए। इमीडिएटली उनको हमने शिफ्ट किया MRI में, क्योंकि हमारे पास MRI अवेलेबल है। जब हमने MRI किया तो उसमें हमें जो चेंजेस दिखे, जैसे कि डिफ्यूजन एक सीक्वेंस होता है उसमें चेंजेस दिखे कि स्ट्रोक है, इनको स्ट्रोक के फीचर्स है, बट दूसरे जो सीक्वेंसेस थे वो नॉर्मल थे। उसका मतलब था कि ये हाइपर एक्यूट स्टेज में हमारे पास आए थे। और जब उनका एक एंजियोग्राफी होता है, टॉफ एंजियोग्राफी, वो हमने किया तो उनका एक वेसल नहीं दिख रहा था क्योंकि एक मेजर वेसल था। सो उस केस में हमने ये इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली न्यूरोलॉजिस्ट के साथ शेयर किया कि ये हाइपर एक्यूट स्टेज में है और इनका एक वेसल नहीं दिख रहा है। सो इसके आगे क्या, तो उनका एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करके एक प्रोसीजर होता है जो कैथ लैब में होता है। द एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो है वो उन्होंने उनके थाई में से एक कैथेटर डाल के वो हार्ट से जाके ब्रेन के पास गए, वो थ्रोम्बस उन्होंने निकाला और उनका जो ब्लड सप्लाई था वो पूरी तरह से कंप्लीटली एस्टेब्लिश हुआ, जो कि ब्लॉक था। और उनको हार्डली एनी विदिन 15-20 मिनट्स द पेशेंट वाज एबल टू रिकवर फ्रॉम पैरालिसिस, और उनको रेसिड्यूअल कुछ उसमें रहा नहीं, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं रही, क्योंकि ही केम इन द विदिन द स्पेकुलेटेड टाइम। जो गोल्डन आवर कंसेप्ट हम बोलते हैं
जब भले ही वो 3-4 आवर्स का हो, बट ये उससे भी काफ़ी जल्दी आए, उसका इनको बेनिफिट हुआ एंड पेशेंट वाज एबल टू गो ऑन हिज लेग्स नेक्स्ट डे होम. This is nothing less than a miracle for the patient who was Absolutely. paralyzed for some time, and then he got recovered because of the immediate intervention. So this is what I would tell the viewers कि आप stroke को जानिए, इनके symptoms को जो भी है जो हमारे पॉडकास्ट से हम शेयर कर रहे हैं, और आपको अवेयर रहना है इस चीज़ के लिए, और आपको पहले से ये सोचना है कि इस सिचुएशन में अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को ये होता है तो आप इस सिचुएशन में क्या आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, कहाँ पे आप उनको लेके जाएंगे, क्या आपके इमरजेंसी नंबर्स हैं, सो दैट अगर ऐसी सिचुएशन किसी को भी आ सकती है, उस सिचुएशन में सोचने के लिए टाइम नहीं रहेगा. इसलिए आपको पहले ही इसको सोच के रखना है और इस पे आपको उस स्टेज में एक्शन लेना है, जो कि जितने फास्ट आप लेंगे उतना बेनिफिट उस पेशेंट को होगा. उससे भी अच्छी चीज़ है कि आप अगर प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं तो, बट डेफिनेटली ये एक रियलिटी है कि किसी न किसी को स्ट्रोक कभी ना कभी आने वाला है. आपके नहीं तो आपके नेबर में आएगा या किसी को आएगा. उस सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है. Right. And sir, one more thing I want to highlight, and you can tell me if I'm wrong, is that investigation करो. भाई अगर कुछ सिम्टम आए तो इन्वेस्टिगेशन करने से पीछे मत हटो, बिकॉज वो इन्वेस्टिगेशन पे ही आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है. इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या ट्रीटमेंट देना है वो पता नहीं चलेगा. क्योंकि जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे तो तभी आपने बताया कि अगर सीटी स्कैन करेंगे और अगर हीमोरेज हुआ तो उसको एक ट्रीटमेंट चालू होगा. अगर कुछ भी दिखा नहीं, अगर कुछ भी पता नहीं चला सीटी स्कैन में, तो हम ये आई एम गेसिंग हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ब्लॉक है, फिर ब्लड वेसल फटा नहीं है, ब्लॉक हुआ है ना. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो ब्लॉक हुआ है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे. देन सम पीपल विल आस्क फिर इन्वेस्टिगेशन करने का ज़रूरत ही क्या है, जब आप बोल रहे हो 90% ऑफ द केसेस में या 80% ऑफ द केसेस में वो ब्लॉक ही होने वाला है, तो आप ट्रीटमेंट पहले क्यों चालू नहीं कर देते? इन्वेस्टिगेशन करने का क्या ज़रूरत है? राइट. सो दैट इज़ वेयर द ट्रस्ट, जो आपके डॉक्टर पे आपका ट्रस्ट है, वो उस टाइम पे काम में आएगा. नो डॉक्टर्स, ऐसे गिने चुने डॉक्टर्स होंगे जिनकी वजह से बाकी लोगों को प्रॉब्लम होता है, बट आपको आपके डॉक्टर पे ट्रस्ट रखना चाहिए. स्पेशली जो इस क्रिटिकल चीज़ से डील करते हैं, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है. उनके लिए आपकी जो हेल्थ है वो मैटर करती है. आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है, जो कि बहुत सारे केसेस में अगर इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल भी है तो भी आपको आपके डॉक्टर पे ट्रस्ट करके आगे ट्रीटमेंट करना है. स्पेशली स्ट्रोक में अब आप अवेयर है इसके बारे में आफ्टर दिस पॉडकास्ट, सो डेफिनेटली ट्रस्ट योर डॉक्टर, सी द रिलेवेंट डॉक्टर. अगर आप उस सिचुएशन में किसी नॉर्मल फिजिशियन के पास जाएंगे जिसको आइडिया नहीं है, तो वो उतना एक्सपर्टीज़ नहीं होल्ड कर सकता. इसलिए प्रिपेयर्डनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपको कहाँ पे इस सिचुएशन में कहाँ पे जाना है वो आपको पता चाहिए. सो दैट इज़ द टेक होम मैसेज कि डॉक्टर पे ट्रस्ट कीजिए. एंड सर, द ट्रीटमेंट इज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, ट्रीटमेंट अलग अलग होगा. डेफिनेटली, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है. नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि आर्टरी फटा है कि आर्टरी ब्लॉक हुआ है, राइट. तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है. ये एक हो गया. इसके बाद में भी कितना बड़ा स्ट्रोक है, इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट चेंज होता है. So, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वेरी होगा ट्रीटमेंट, छोटा स्ट्रोक है तो उसके लिए वेरी होगा. एंड एक चीज का ट्रीटमेंट अगर दूसरे के लिए गलती से दे दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है. That will be a disaster. That will be a disaster. Exactly. Yes. And so that is why investigation सबसे important है ऐसे सिचुएशन में, right? So I think that's it, guys. इस स्पेशल पॉडकास्ट से हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे. सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स, एंड वी रियली थैंक डॉक्टर चेतन सर फॉर कमिंग विथ अस हियर टुडे. Thank you very much. Thank you for inviting me. Thank you, sir.